हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह। तो अपने पढ़ रहे हैं बेटा आपकी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर। तो अपने नॉन फिक्शन चल रहा है, यानी कि एसेज जिसमें आपके एक्सप्लेन है। तो अपना थर्ड ऐसे अपने आज करेंगे द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। इसके पहले अपने डज कल्चर मैटर, व्हाई द नॉवल मैटर्स वो डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने करने जा रहे हैं द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। The argumentative Indian. It is written by none other than the famous economist Dr. Amartya Sen. नाम से पता चल गया होगा, इंडियन है। और सिर्फ इंडियन ही नहीं है, भारत रत्न है। सिर्फ भारत रत्न नहीं है, नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, हैं इकोनॉमिस्ट, लिख लिटरेचर रहे हैं। यही बखूबी है इनकी, यही इनकी कला थी। इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो भी इकोनॉमिक्स में मिला, लेकिन इन्होंने जो लिटरेचर में थोड़ा बहुत काम किया है वो प्रेज वर्दी है, बहुत ही काबिल तारीफ है। ठीक है, तो डॉक्टर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन, इनका बर्थ हुआ बेटा 3 नवंबर 1933, 3 नवंबर 1933। और इन्होंने लगभग अपने कह लो 1972 तक टीचिंग की, इकोनॉमिक्स की, यूके में की और यूएस में की, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में। तो उन दोनों जगह इन्होंने इकोनॉमिक्स की टीचिंग की, यानी कि बच्चों को पढ़ाया, अपने ज्ञान को बांटा, नॉलेज शेयर किया। कईयों को गाइड किया होगा इतने लाइफ स्पैन में, और कई इकोनॉमिस्ट पैदा हो रहे होंगे इनको पढ़कर अभी। तो नोबेल प्राइज इनको बाद में मिला 1998, भारत रत्न मिला 1999। ठीक है, उसके बाद एक मिला नेशनल प्राइज था, नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल मिला भारत में इनको, वो मिला था 2010 में। ओके, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं, लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में काम कर चुके हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो इससे लेवल पता चल जाता है वो किस लेवल के आदमी थे। बाकी कोई बताने की जरूरत ही नहीं, जिसके पास भारत रत्न हो, जिसके पास नोबेल प्राइज हो, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो उन्हीं का ही लिखा हुआ आज एक ऐसे अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। एक ऐसे है, यानी कि डिस्कशन की गई है, एक टॉपिक जो आपको नाम से झलक दिखाई दे रही है, इंडियन यानी कि भारतीय। द आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव क्या आता है बेटा? वैसे तो अपने आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, लेकिन बहस जरूरी नहीं अपने बहस सोचते हैं तो लड़ाई झगड़े तक की बात जाती है, नहीं। बहस एक विचार विमर्श को भी बहस कहा जाता है। पॉजिटिव साइड के आप मान लीजिए, बहस एक पॉजिटिव बहस भी हो सकती है। बहस होती है कि दोनों तरफ से किसी भी चीज पर विचार आ रहे हैं, वो बहस होती है। डिबेट, ठीक है, डिबेट इसका पॉजिटिव वर्ड आपने कह लेते हैं। तो उसी तरह आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, बहस करने वाला भारतीय। तो इन द स्टार्ट देयर इज अ सेंटेंस इन एन एसे दैट इज prolixity is not alien to us as an Indian। भारतीयों के लिए ये prolixity है वो एलियन नहीं है। एलियन का मतलब अजीब या दूर या नई, अजनबी। भी नई नहीं है। prolixity होता है बेटा, वैसे तो होता है भी वाद विवाद, फालतू बोलना, बकवास मारना, लेकिन यहां उसका सेंस है एक अच्छी विचार, एक अच्छी बहस, आर्ग्यूमेंट, गुड हेल्दी आर्ग्यूमेंट। तो भारतीयों की शुरू से परंपरा रही है आर्ग्यूमेंट्स की, और दुनिया हमसे सीखती है कि आर्ग्यूमेंट कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे में बोथ साइड्स एक्सप्लेन किए गए हैं आर्ग्यूमेंट्स के। कहां से शुरुआत हुई,
कहां तक हम पहुंच चुके हैं। मेन जो इसका सेंस है, जो क्रक्स है इस ऐसे का, क्रक्स यही है कि एवरीथिंग गुड इज बेस्ड अपॉन अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट। एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट, एक अच्छी बहस ही किसी अच्छी चीज को जन्म देती है। जैसे कि मान लो उदाहरण इसमें दिया गया, सबसे पहला उदाहरण, सबसे फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज गीतोपदेश, भगवत गीता जिसे कहते हैं अपने। व्हेन अर्जुन पुट सम क्वेश्चंस बिफोर श्री कृष्ण, अर्जुन ने कुछ सवाल खड़े किए कृष्ण के, जब जंग के मैदान में वो पहुंच चुके थे। सामने कौरव थे। कौन थे कौरव? उनके चचेरे भाई, उनके रिलेटिव्स थे सारे। वो भीष्म पितामह, वो भी उनसे सबसे सीखे थे। तो कुछ रिलेटिव्स थे, कुछ गुरुज थे, कुछ दोस्त थे, ठीक है, सारे ऑपोजिट साइड थे। इधर पांडव थे। तो अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई तीर छोड़ पार्थ। तो अर्जुन कहते हैं मैं कैसे तीर छोड़ दूं, मेरा धर्म मुझे ये इसकी इजाजत नहीं देता है, ये काम करने की इजाजत नहीं देता। तो तब जो आर्ग्यूमेंट हुआ, उस कर्म के फल को जो श्री कृष्ण ने एक्सप्लेन किया, यानी कि he just explained him the power of karma. Shri Krishna explained the power of karma before dharma. He said the karma ही धर्म है, karma is dharma. तो सारी जो आर्ग्यूमेंट हुई डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर, सभी चीजों को लेकर, वो सभी तरह के, लगभग जिंदगी के हर तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया गया उस आर्ग्यूमेंट में। तो उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक महान एपिक बन गया, महान एक रचना हुई, महान ग्रंथ की। क्या था? भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, जिसे गीतोपदेश कहते हैं, गीता सार। अगर वो आर्ग्यूमेंट ना हुआ था, हेल्दी आर्ग्यूमेंट, तो गीता होती अपने पास आज? नहीं। तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। लेकिन उस आर्ग्यूमेंट में उस अर्जुन के सवालों को भी रखा गया है, बिकॉज वो सवाल एक आम आदमी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे मन में भी पैदा होते हैं, और उन्हीं सवालों की निवृत्ति भी की गई है, उन्हीं शंकाओं को दूर किया गया है, खत्म किया गया। उस आर्गुमेंट का जो सार निकला है उसको गीतोपदेश कहा गया है। दैट इज द बेस ऑफ एन इंडियन, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। और उसी गीता को लेकर, उसी एपिक्स में से महाभारत, रामायण, जो भी पुराने भारत में ग्रंथ हुए हैं, कई हुए हैं, उनसे कॉपी करके, उस आर्ग्यूमेंट को कॉपी करके क्या कर रहे हैं? यूरोपियंस ने कॉपी किया और अपने लिखे, उनके जो एपिक्स लिखे, उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, अपने ग्रंथ लिखे, अपनी टीचिंग्स लिखी। दे कॉपीड व्हाट? दे कॉपीड इंडियंस कल्चर, भारतीयों का कल्चर कॉपी किया। वन फेमस यूरोपियन सेड दैट कि फर्स्ट वर्ल्ड इज कॉपिंग फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड, वी आर इन थर्ड वर्ल्ड। यानी कि हम अभी तक तरक्की नहीं कर रहे हैं। सॉरी, अमर्त्य सेन ने कहा था कि हम अभी तरक्की की, डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेट में हैं, और वो यूरोपियंस ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो हम में से कॉपी कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड इज कॉपिंग फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड, तीसरे दुनिया से, यानी कि निचले तबके की बात कर रहा है कि हमारा संस्कृति, हमारे पास इतना ज्ञान है, हमारे पास इतना विरासत, आप कह लो ताकतवर तगड़ा विरासत है कि लोग कॉपी कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हुआ फर्स्ट एग्जांपल आर्ग्यूमेंट्स का। क्या हुआ? गीतोपदेश। उसके बाद वो लेके चलते हैं भी आर्ग्यूमेंट्स कहां कहां फायदे कर सकता है, उसके नुकसान कहां हुए। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट?
वो पहले लेके चलते हैं कास्ट सिस्टम पर। पहले तो जेंडर बेस्ड कास्ट मान लो, पुरुष और औरत, यानी कि मेल एंड फीमेल। तो हर जगह सोसाइटी में, चाहे इंडिया हो चाहे फॉरेन हो, कहीं भी हो, एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, हर जगह प्रेफरेंस दी जाती है। किसको दी जाती है? मेल को दी जाती है। किंग, दे आर किंग्स नॉट क्वींस, यानी कि क्वींस लीडर नहीं होती हैं। तो इस चीज पर आर्ग्यूमेंट की कमी है, आर्ग्यूमेंट किया ही नहीं गया, जस्ट थोप दिए गए। यहां आर्ग्यूमेंट की जरूरत थी। उसके बाद मेल सोसाइटी में भी आ जाओ, इंडिया का एग्जांपल दिया उसने। मेल में भी डोमिनेंस किसका रहा है? ब्राह्मण, समझ रहे हैं? यानी कि अदर 3 कास्ट को ऊपर, क्षत्रिय के ऊपर, वैश्य के ऊपर और शूद्र के ऊपर किसको रखा गया है? ब्राह्मण। तो यहां भी आर्ग्यूमेंट की जरूरत है कि कैसे एक आदमी सबसे सुपीरियर हो सकता है। नो, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था ना इस पर, जो कि नहीं हुआ। इस ऐसे का मेन जो एम है, लक्ष्य है, वो यही है, ऑब्जेक्टिव, कि हमें अपनी वो खोई हुई धरोहर को बचाना चाहिए। हमारी संस्कृति है कि एक आर्ग्यूमेंट करना और फिर रिजल्ट निकालना, लेकिन आजकल बिना आर्ग्यूमेंट किए रिजल्ट निकाले जा रहे हैं और वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं। फिर आता है नेक्स्ट कंसेप्ट जो इसी आर्ग्यूमेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैसे मान लो आप कि डेमोक्रेसी में चूज किया जाता है कि कुछ लोग, दे विल रूल द अदर्स, 100 चुने जाएंगे, वो बाकियों पर राज करेंगे, लेकिन वो ही करेंगे। तो देयर इज अ लैक ऑफ आर्ग्यूमेंट इन डेमोक्रेसी। वेयर इज आर्ग्यूमेंट? बाकी लोगों का क्या? उनके आर्ग्यूमेंट को स्पेस ही नहीं दी गई है ना। यानी कि वो मान लो कि एरिया है, उसमें से एक एमपी बन गया, वो चाहे किस भी तरह की खोपड़ी का हो, उसकी चलेगी, वो अपनी मनमर्जी करेगा। ही विल डू वट एवर ही वॉन्ट टू डू, वो जो करना चाहता है वो ही करेगा। देयर इज नो स्पेस फॉर आर्ग्यूमेंट्स, एंड दैट्स व्हाट द अमर्त्य सेन सेड। He said there must be a space of arguments in everywhere, हर जगह। अब आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो अपनी मर्जी करेगा, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है फॉर पीपल, बाय पीपल एंड बाय पीपल, फॉर पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। अब वो एक आदमी जो बन गया है या कुछ लोग बन गए हैं, वो अपनी चलाएंगे, वो किसी की नहीं मानेंगे। दे विल मेक अ रूल एंड पुट इट ऑन योर हेड, तुम्हारे सर पर डाल देंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू कांट आर्ग्यूमेंट। कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में, कोई नया रूल आता है, तो आप प्रदर्शन करते हैं और वो भी लाठीचार्ज होता है। समझ रहे हैं? प्रदर्शन करते हैं, लाठीचार्ज होता है, यानी कि आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो लेकिन भारतीय सभ्यता का जो पहला मजबूत स्तंभ था, वो क्या था? वो आर्ग्यूमेंट ही था। ये आर्ग्यूमेंट किया जाना चाहिए, दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए, फिर एट द एंड किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। अगर समझ में नहीं आया, यानी कि सेक्युलरिज्म, जिसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं प्यारे बच्चों। Where is secular? Here this concept has been failed. People are just showing that their religion is superior. तो होड़ लगी हुई है अपने आप को बेस्ट शो करने की। That's where the concept of argument has been failed.
तो अमर्त्य सेन क्या कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स को स्पेस दी जानी चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है तो ओनली वन रिलीजन विल रूल, जो भी सबसे ज्यादा है हु विल बी इन मेजॉरिटी ही विल रूल, जो मेजॉरिटी में रहेगा वो रूल करेगा। तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए स्पेस नहीं है। तो इस जगह भी सेक्युलरिज्म में भी धर्मनिरपेक्षता में भी लागू करने के लिए क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए। लेकिन आजकल आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा, जस्ट थोपा जा रहा है। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, किसी पक्ष को लेकर नहीं चल रहा हूं, लेकिन अभी भारत का आप दृश्य देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के लिए जगह नहीं, जो कि होनी चाहिए। आप पुराने जमाने में चले जाएं तो हर एक धर्म को बराबर की इज्जत दी जाती थी। वो अंग्रेज थे जो फूट डालो राज करो की नीति पर राज कर गए, डिवाइड एंड रूल, और वहीं से ही धर्मनिरपेक्षता का अंत होना शुरू हो गया भारत में। बिकॉज वी नेवर आर्ग्यूमेंटेड, उन्होंने किया, हमने मान लिया, वी जस्ट एक्सेप्टेड इट, हमने एक्सेप्ट कर लिया। वी लॉस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नहीं किया गया। क्यों एक धर्म ही बेहतर है, दूसरे बेहतर नहीं है? सभी बेहतर है। सभी धर्म लाइफस्टाइल दर्शाते हैं, कैसे किसी को, आदमी को जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। तो जब अपना संविधान बना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, तो इस चीज पर खास जोर दिया गया, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ठीक है, तो इंडिया सेक्युलर है। ठीक है, उसके बाद अब बात चलते हैं स्केप्टिसिज्म, एथिज्म। कि लोग, स्केप्टिसिज्म होता है संशयवाद, यानी कि आपको किसी चीज पर डाउट है, आप सिर्फ किसी चीज पर डाउट खड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। एथिज्म होता है नास्तिकवाद, यानी कि आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं। वो कह रहा है कि इंडिया अ लैंड ऑफ रिलीजन, धर्म की धरती, भगवान को मानने वाले लोग, वो किस तरफ टेंड कर रही है, किस तरफ बेंड हो रही है, टुवर्ड्स स्केप्टिसिज्म एंड एथिज्म, नास्तिकवाद और संशयवाद। यानी कि लोगों के मन में सवाल पैदा आ रहे हैं, लोग नास्तिक हो रहे हैं। वो सिर्फ तभी धर्म का सहारा ले रहे हैं जब उनको चाहिए, नहीं तो नहीं। इस चीज पर भी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। वो सिर्फ तभी रिलीजन को अपनी साइड में रखते हैं, या रिलीजन को सिर्फ उन्होंने फिलॉसफी बना दिया है, बट रिलीजन इज अबव ऑफ इट, इससे ऊपर है। इट्स नॉट ओनली अ फिलॉसफी, इट इज बियॉन्ड दैट, उससे भी परे है। लेकिन लोग इसको सिर्फ फिलॉसफी बनाकर चले हैं। उनको अपनी मर्जी की बात अगर धर्म में से मिल जाती है तो उसको एज अ फिलॉसफी उसको फिट कर लेते हैं, अगर नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। उसके बाद बात आती है साइंस की। व्हाट इज साइंस? आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पढ़ा सुना होगा कि जीरो की खोज भारत में हुई, ग्रहों नक्षत्रों की खोज भारत में हुई, प्लास्टिक सर्जरी की खोज भारत में हुई, शल्य चिकित्सा की खोज भारत में हुई। आचार्य चरक सुश्रुत संहिता आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन्होंने शल्य चिकित्सा की खोज की, आयुर्वेद की खोज हुई भारत में, योग की खोज भारत में हुई, प्लास्टिक सर्जरी की खोज भारत में हुई, ग्रहों नक्षत्रों के बारे में पता भारत में चला, क्या किसके चारों तरफ घूम रहा है, कौन कितनी दूरी पर है, सब पता था, प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो कैसे आया? देयर वाज नो वे टू मेजर दैट, उनको मापने का कोई पैमाना नहीं था, नॉट अ सिंगल वे। So what was the method to reach that conclusion? The only method to reach those conclusions was is argument. एक अच्छी बहस, एक अच्छी विचार विमर्श ही उन नतीजों तक पहुंचने का रास्ता था जो तब लोग किया करते थे।
डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर सीवी रामन, they used to argument, a healthy argument. तो अमर्त्य सेन इज जस्ट सेइंग दैट कि आर्ग्यूमेंट्स हैं जो भारतीय संस्कृति में उनका जो स्पेस, जो प्लेस जो रहा है, वी आर लूजिंग दैट, वी आर नॉट गिविंग दैट इंपॉर्टेंस वी शुड डू. हमें करनी चाहिए थी, हमें उनको वो इंपॉर्टेंस वो देनी चाहिए. Now there is no argument, there is only acceptance. If there is an MP, name of democracy, कोई MP है, कोई MLA है, कोई PM है, तो वहां आर्ग्यूमेंट के लिए स्पेस होना चाहिए था. हम अपनी बात रख सकते हैं, कोई कानून है, कोई कुछ है, तो दोनों तरफ दोनों पक्षों की बहस होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है. वो जो भी रूल बनाया जाता है, जो भी कुछ किया जाता है, वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ता है. आजकल ऐसा ही हो रहा है, लोग टीवी पर सुन रहे हैं, रेडियो पर सुन रहे हैं, कहीं भी कुछ भी सुन रहे हैं, दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग दिस, वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब तक किसी भी चीज पर आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता, यानी कि इसको तर्क कह सकते हैं आप, कुतर्क नहीं, तर्क, जब तक किसी चीज पर तर्क नहीं किया जा सकता, यू कांट रीच एट द प्रॉपर कंक्लूजन, एप्रोप्रिएट थिंग. वो जरूर मिसगाइडेड होगी एंड बायस्ड होगी जब तक उस पर हेल्दी आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता. So that was the chapter by Amartya Sen. Thank you.